थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ इंडियन कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस एंड एक्सप्रेशंस हैं। आज एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। बच्चों से रिलेटेड बातचीत हो रही है, तो इस सेशन को आप पूरा देखिएगा, आपको लॉजिक समझ में आएगा कि आपको इंग्लिश समझ में आती है, बट वाई यू स्ट्रगल टू स्पीक, your mind goes blank, you can't recall the words while talking in English because you try to fit your Hindi words into your English sentences. हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं बोलना होता है, सिचुएशन के हिसाब से एक्सप्रेशंस एंड रेडीमेड स्ट्रक्चर्स होता है। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको इंग्लिश आती है, माइंड में रह जाता है, सेंटेंस जुबान पे क्यों नहीं आता है। जैसे एक पहला एक्सप्रेशन है, अब तो हद हो गई। एक्चुअल में पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई बच्चों से। मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं बच्चों से, किसी भी चीज़ से आप परेशान है, आपको कहना है यार अब तो हद हो गई, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, राइट, अब तो हद ही हो गई। हम अक्सर कह देते हैं इनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ, राइट। अब खुद से मिलान करके देख लीजिए, हद हो गई और एनफ इज एनफ को हम तीनों वर्ड्स को मिलान करें तो नहीं मैच करेगा। लेकिन एक्सप्रेशन है, सिचुएशन के हिसाब से याद करना होता है कि क्या कहा जाता है इस सिचुएशन में। आप ऐसे भी कह सकते हैं इसी चीज़ को, दिस इज टू मच नाउ। देखिए, इसमें जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना, टू कहीं पर भी आप सुनते हैं, टू का एक्चुअल में मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, राइट। दिस इज टू एक्सपेंसिव, दैट इज टू फार। यानी जब भी आप टू कह रहे हैं तो थोड़ा नेगेटिव सेंस में इस वर्ड को हम यूज करते हैं। इसका मतलब होता है जितना होना चाहिए उससे काफी ज्यादा है। सो दिस इज टू मच नाउ, यानी अब तो हद से ज्यादा हो गया, राइट। एक और तरीके से आप अपना ये फ्रस्ट्रेशन जता सकते हैं। आप कह सकते हैं आई हैव हैड एनफ ऑफ दिस, आई हैव हैड एनफ ऑफ दिस। इसके अंदर एक हैव इस्तेमाल हो रहा है ग्रामर वाला, दूसरा इस्तेमाल हो रहा है कंज्यूम करने वाला, राइट। जैसे कि आई हैव हैड टी, मैंने चाय पी ली, कंज्यूम कर लिए, तो हम इमोशंस को भी कंज्यूम करते हैं। आई कंज्यूम हिज कंटेंट, कह देते हैं कई बार कि भाई उसकी वीडियोस देखता हूँ, सो आई कंज्यूम हिज कंटेंट। तो यहाँ पर सिमिलरली उसी तरीके से कहा जा रहा है आई हैव हैड एनफ ऑफ दिस, यानी जो आप ये सब कुछ कर रहे हैं वो मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत कंज्यूम कर लिया। आई कांट टेक इट एनी मोर, आई कांट हैव इट एनी मोर, सबका मतलब यह बर्दाश्त नहीं होगा। एक और तरीके से कह दीजिए दिस इज रियली पुशिंग माई लिमिट्स, दिस इज रियली पुशिंग माई लिमिट्स। तो ये जो है ना रेडीमेड स्ट्रक्चर्स, कुछ कुछ याद होते हैं, थोड़ा बहुत इनको मॉडिफाई किया जाता है। पूरा सेशन देखेगा आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि सारी दुनिया जहान की इंग्लिश सुन के ही रट्टा लगाना पड़ेगा, लॉजिक समझना पड़ता है थोड़ा, सेंटेंसेस सुन सुन के। इसी तरीके से आप अपना फ्रस्ट्रेशन जता दीजिए, दैट्स अ लॉट ऑफ नर्व, दैट्स अ लॉट ऑफ नर्व। नर्व का मतलब भी यहाँ पर, नर्व जो वर्ड है ना एक्चुअल में ये भी फ्रस्ट्रेशन वगैरह और अपना एक डिससेटिस्फेक्शन जताने के लिए यूज होता है। सो दैट्स अ लॉट ऑफ नर्व, यानी कि बहुत ज़्यादा बदतमीजी की हद हो गई, इस तरीके से कहा जा सकता है। या फिर आप कह दीजिए आई कांट हैव इट एनी मोर, आई कांट हैव इट एनी मोर, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई कांट टॉलरेट दिस एनी मोर। तो जब ये सारे ऑल्टरनेटिव्स आपको पता होंगे, आपने सुन रखे होंगे कि भाई ये बात है फ्रस्ट्रेशन जताने के लिए, तो आप फ्लुएंटली उस सिचुएशन में एक्सप्रेस कर पाएंगे अपना एक्सप्रेशन। लेकिन अगर आप हद की ट्रांसलेशन ढूंढेंगे और ग्रामर लगा के सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए। इसी चीज़ को आपको फ्रस्ट्रेशन जताना है अपना, आप कह दीजिए आई कांट टेक इट एनी मोर, आई कांट टेक इट एनी मोर। तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन से आपने अपनी एक बस गुस्सा जताया कि भाई अब हद हो गई, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, राइट। अब देखिए, हस्बैंड ने कहा है किस बात से परेशान हो, किस बात से परेशान हो। आपको किसी से पूछना है भाई क्या बात हो गई, कोई दुखी लग रहा है, कोई गुस्से में लग रहा है, किस बात से परेशान। आप सिंपल कह दीजिए व्हाट हैपेंड, राइट। इतना कह देने से ही आपका ये मैसेज चला जाएगा। लेकिन हम करते क्या है, ट्रांसलेशन इंग्लिश सीखते समय हम पहले इंग्लिश नहीं सीखते, पहले हम सब्जेक्ट सीखना, ग्रामर सीखना शुरू कर देते हैं और वही हमारी आदत में बस जाता है कि भाई किस बात से परेशान हो का ट्रांसलेशन करूं। वो नहीं करना है। आप सिचुएशन इमेजिन करिए, इमेज बनाइए अपने माइंड में कि ये सेंटेंस कहाँ कहेंगे। कोई बंदा दुखी लग रहा है, किस बात से परेशान हो भाई, व्हाट्स रॉन्ग, राइट, व्हाट हैपेंड। इतना कह देना काफी है। अगर हिंदी के सारे वर्ड्स यूज करने लग जाएंगे देन इंग्लिश सेंटेंस विल साउंड ऑकवर्ड, वर्ड ही साउंड करेगा कि इतने सारे वर्ड्स क्यों बोल रहे हैं, यहाँ तो एक एक्सप्रेशन ही काफी था। अब पूछना ही है किस बात से परेशान हो, तो कह दीजिए व्हाट्स बॉदरिंग यू, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट हैपेंड, राइट। या फिर कह दीजिए व्हाट्स रॉन्ग नाउ, आप कह दीजिए। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन है, वाइफ ने कहा था आई कांट टेक इट एनी मोर, राइट, इट्स अ लॉट ऑफ नर्व, राइट। अब हस्बैंड ने कहा हुआ क्या है, व्हाट्स रॉन्ग नाउ, अब क्या दिक्कत हो गई, व्हाई डू यू लुक अपसेट। ये कुछ एक छोटे छोटे सेंटेंसेस है, व्हाई डू यू लुक अपसेट। ये लिखने का मेरा तात्पर्य क्या था कि
आप दुखी क्यों लगते हो, ऐसा मिलान नहीं करना है, ये एक्सप्रेशंस ऐसे ही बोले जाते हैं। वाई आर यू लुकिंग अपसेट, अगर इसको हम ट्रांसलेशन करें, दिस इज टेक्निकली करेक्ट बट इट इज नॉट स्पोकन दिस वे। ये एक्सप्रेशन इस तरीके से नहीं बोले जाते हैं, बने बनाए फ्रेजेस होते हैं। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति बहुत, अब कोई महिला ब्यूटीफुल लग रही है पार्टी में, राइट, तो यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल ना कर सिंपल कह देते हैं यू लुक ब्यूटीफुल, राइट। अगर आप ऐसे बना करके सेंटेंस कहेंगे यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो टेक्निकली हो सकता है मैच कर जाएगा, लेकिन सामने वाला समझ जाएगा यू आर ट्रांसलेटिंग योर हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, राइट। सो ये थोड़ा सा नेचुरल और अच्छा फ्लुएंट साउंड करने के लिए ये चीज़ें हमें सुननी पड़ती हैं, जिसको इंटरमीडिएट कहा जा सकता है कि बेसिक ग्रामर से थोड़ा सा ऊपर उठ के। सो व्हाई डू यू लुक अपसेट, क्यों परेशान लग रही हो, या फिर व्हाट आर यू अपसेट अबाउट, वट आर यू अपसेट अबाउट। अबाउट हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं कि उस संदर्भ के बारे में हम पूछ देते हैं, राइट। जैसे कि इन बच्चों ने नाक में दम कर रखा है, अब नाक में दम की कोई ट्रांसलेशन नहीं है, आप फ्रस्ट्रेशन जता रहे हैं, राइट। इन बच्चों ने, देखिए ऊपर वाले में हमने केवल उस सिचुएशन की बात करी थी, इट्स अ लॉट ऑफ नर्व, राइट, कि मैं बड़ी परेशान हूं, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई कांट हैव इट एनी मोर। यहां पर थोड़ा सा मिक्स करना है, राइट। इन बच्चों ने नाक में दम कर रखा है, आप रीजन भी बता रहे हैं, तो आप कहेंगे दीज किड्स आर ड्राइविंग मी क्रेजी, दीज किड्स आर ड्राइविंग मी क्रेजी, इन बच्चों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। अब देखिए नाक में दम, आप अब यहां पर देखिए ड्राइविंग मी क्रेजी की जगह बॉदर वर्ड यूज कर लीजिए, दीज किड्स आर बॉदरिंग मी अ लॉट, बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। अब अगर इसमें जो छोटी छोटी सी ग्रामर नहीं समझ आ रही है, बॉदरिंग मी अ लॉट क्यों कह रहे हैं, तो थोड़ा पहले वाले सेशंस देख लीजिएगा, 500 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं, 15-20 सेशन देखेंगे ना, पूरी ग्रामर खुद से समझ में आ जाएगी। एक्चुअल में यहाँ ग्रामर का गेम ही नहीं होता, ग्रामर अलग चीज़ है। ग्रामर से अगर इंग्लिश बोली जाती है तो 45 रूल है, 15 दिन में हर व्यक्ति बोलने लग जाता। ये चीज़ें हमें थोड़ा सा माहौल में रह के सीखनी पड़ती हैं, राइट। दे हैव मेड माई लाइफ मिजरेबल, यानी कि इन्होंने नाक में दम कर रखा है, दे हैव मेड माई लाइफ मिजरेबल। एक और तरीके से इसी चीज़ को बोल सकते हैं, बच्चों से परेशान, किसी भी चीज़ से नाक में दम हो गया है आपकी, तो कहिए These little troublemakers are getting on my nerves। देखिए इसमें छोटा सा फर्क है समझने वाला, इट्स अ लॉट ऑफ नर्व, यहां पर हमने कहा इट्स अ लॉट ऑफ नर्व। अगर आप एक एक्सप्रेस, ये अपने आप में फ्रेज है, राइट, दैट्स अ लॉट ऑफ नर्व, आपने इस तरीके से कह दिया, ये अपने आप में फ्रेज है। लेकिन अगर कोई चीज से नाक में दम हो गया है, कोई जैसे इस सेंटेंस को बोल करके देखिए, तो यहां पर हम प्लूरल कह देते हैं, राइट, दीज लिटिल ट्रबल मेकर्स, या फिर कह दीजिए दीज किड्स आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स, राइट। और ऐसा नहीं कि केवल बच्चों की बात कर रहे हैं, मान के चलिए कि कोई काम कर रहे हैं आप और बहुत ज़्यादा अब आपको परेशानी हो रही है, सो इट्स गेटिंग ऑन माई नर्व्स नाउ, अब मेरे को बहुत परेशानी हो रही, नाक में दम हो गया कुल मिला के। या फिर आप कह दीजिए दीज किड्स आर हैंडफुल, दीज किड्स आर हैंडफुल, यानी कि इसका मतलब भी वही है कि बहुत ज़्यादा अब, यानी कि डिफिकल्ट टू हैंडल, परेशानी आ रही है आपको मैनेज करने में। जैसे कि कोई काम आपको दिया गया और बहुत ज़्यादा आप ये जताना चाहते हैं कि भाई बहुत परेशानी होगी आपको इसको करने में, तो आप कह सकते हैं दिस प्रोजेक्ट इज़ अ हैंडफुल, दिस प्रोजेक्ट इज़ अ हैंडफुल, इट्स गोना कीप मी टाइड अप, अब मेरे को फंसाए रखेगा ये काम में, फंसे रहूँगा, उलझा रहूँगा मैं। सो दिस प्रोजेक्ट इज़ अ हैंडफुल बट आई मैनेज कर लूँगा। आई होप समझ में आया होगा। तो आपको फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड, अपने सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड, अपनी चिंता से रिलेटेड, कुछ करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, किसी और से चाहते हैं वो आपके लिए करें, कुछ अंदाज़ा लगा रहे हैं, उन सिचुएशन से रिलेटेड 300 सिचुएशंस होती हैं, उनसे रिलेटेड रेडीमेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं। ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन वी मॉडिफाई देम अ लिटिल, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं और अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं। अब वो 300 स्ट्रक्चर्स मास्टर करने के लिए आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएगा। और इसके अलावा आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़िए। सबसे बड़ा उसका फायदा क्या है, सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, वहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ जब रियल टाइम में बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है। तो जब आप लोगों के साथ रियल टाइम में बातें करेंगे तो आप एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करेंगे इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग योर हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। इतना नहीं कहेंगे बच्चों ने नाक में दम का ट्रांसलेशन नहीं ढूंढेंगे, तुरंत याद आएगा फ्रस्ट्रेशन ही तो जताना है यार, आई कांट हैव दीज किड्स एनीमोर, यानी अब मेरे से बच्चे बर्दाश्त नहीं हो रहे, राइट। याद होगा कि यार एनीमोर कह देते हैं, आई कांट हैव इट, आई कांट टेक इट, राइट। तो एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए सिचुएशन में पढ़ना जरूरी है। तो वहां पर आप जब चाहे जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सब लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग हमें इसीलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस पार्टनर्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ आपको अच्छा माहौल मिलेगा
जहाँ दूसरों की इंग्लिश सुन सुन के पता चलेगा कौन व्यक्ति किस बात को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, राइट। उसके अलावा दिन में 2 बार हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। आपके पास टाइम है तो दोनों अटेंड करिए, टाइम नहीं है तो कोई एक टाइम चूज कर लीजिए। और डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन कोई एक्सप्रेशन नहीं एक्सप्रेस कर पाए, डाउट हो रहा है कि यार ये मैंने सेंटेंस बना तो दिया है, ऐसे ही बोला जाएगा या इसमें ग्रामर ठीक है या नहीं है, बेसिक से लेके एडवांस तक हर तरीके के टॉपिक्स डिस्कस होते रहते हैं। जितना समय बिताएंगे उतनी ज़्यादा डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। इंग्लिश आपको ऑलरेडी आती है, दैट इज वाई यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू हियर इन इंग्लिश, राइट। बोलते समय आपको परेशानी नहीं आती है बिकॉज यू अ बिट कंफ्यूज्ड। कंफ्यूजन है, दिमाग में बहुत सारे सेंटेंसेस आ जाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं और अटक के रह जाते हैं, यार क्या बोलें। तभी आपको महसूस होता है कि यार इंग्लिश आती तो है लेकिन बोली क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि कंफ्यूजन है। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे एनफ इज एनफ, अब आपने सुन लिया है किसी के मुंह से तो कॉन्फिडेंटली आप बोलेंगे ना, प्लीज डोंट डू दैट, एनफ इज एनफ, राइट। लेकिन अब बहुत हद हो गई, अगर इसका ग्रामर लगाते रहेंगे तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, राइट। तो यहाँ पे आपको लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें मिल जाएंगी बहुत ही सस्ते में। और आप मुझे व्हाट्सएप करिए और 15 दिन के अंदर इंप्रूवमेंट आपको 100% दिखेगा। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ कि बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, दीज किड्स आर हैंडफुल। उन्होंने कह दिया कि बच्चे तो यार मेरे से संभल नहीं रहे हैं कुल मिला करके, राइट। तो बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, तो कहिए दैट इज जस्ट हाउ किड्स आर। देखिए इसमें थोड़ी सी ग्रामर है, दैट्स जस्ट हाउ किड्स आर, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। दैट इज का मतलब है यही है जैसे होते हैं बच्चे, हाउ किड्स आर, दैट्स जस्ट हाउ किड्स आर, ऐसी तो होते हैं बच्चे। एक और तरीके से कह दीजिए, किड्स आर जस्ट लाइक दैट, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, किड्स आर जस्ट लाइक दैट। अब एक और एक्सप्रेशन है, कम ऑन किड्स विल बी किड्स, बच्चे तो बच्चे जैसा ही काम करेंगे, किड्स विल बी किड्स। इसका आगे देखें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होगा बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे। अब मैंने ये कह दिया दे विल नेवर ग्रो अप, तो कम ऑन किड्स विल बी किड्स, बच्चे तो बच्चे रहेंगे। या दैट्स पार्ट ऑफ हैविंग चिल्ड्रन, ये एक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है कुल मिला करके कि भैया बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, दैट्स पार्ट ऑफ हैविंग चिल्ड्रन। तो कंपलसरी नहीं है कि बच्चे तो बच्चे ऐसे होते ही ऐसे हैं कहेंगे। उस सिचुएशन में इमेजिन करिए आप बैठे होते तो और पता नहीं क्या क्या कह डालते, उस भावना को अलग शब्दों में व्यक्त करते। आपका पर्पस क्या है, भावना को व्यक्त करना, ना कि हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना, राइट। मान के चलिए पानी चाहिए, अब पानी चाहिए, इसको ट्रांसलेट करने बैठेंगे तो होगा गड़बड़ हो जाएगी, राइट। पानी चाहिए, आप उस भावना को व्यक्त कर रहे हैं, आई नीड वाटर, आई एम थर्स्टी, गेट मी वाटर, ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, राइट, वेयर इज वाटर, कैन आई गेट सम वाटर। आप उस अवस्था को बताने की कोशिश करेंगे, यू विल हैव अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स टू एक्सप्रेस दैट एक्सप्रेशन इन इंग्लिश। लेकिन अगर आप इनको कहेंगे ट्रांसलेट कर लूं पानी चाहिए, तो ग्रामर ही नहीं मैच करेगी, क्योंकि 2 शब्दों में इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बनेगा, राइट। पानी चाहिए, वाटर इज नीडेड, अगर आप बना भी देंगे टेक्निकली इट विल साउंड ऑकवर्ड इन इंग्लिश। और यही होता है हमारे साथ, हम हिंदी को मिलान कर करके बोल रहे हैं, वो नहीं करना है आपको। आई होप इतने प्रवचन का आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक कि हम इतने शब्दों में और इन शब्दों में इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। उस भावना को समझना है हमको, इसको भावना को समझिएगा पहले। मुझे अब ये सब और बर्दाश्त नहीं होता, ऊपर ही हमने कहा कि मुझसे ये सब अब और बर्दाश्त नहीं होता, अब कोई चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप सिंपल कहिए आई कैन नॉट टेक दिस एनी मोर, आई कांट टेक दिस एनी मोर, राइट। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये एक्सप्रेशंस याद करने हैं और ये रट्टा नहीं लगाना है। कॉन्वर्सेशन में यही एक्सप्रेशंस बोले जाते हैं पूरे दिन ग्रुप में, खुद याद हो जाते हैं। आप कहिए आई एम लूजिंग माई पेशेंस नाउ। अब आप कहीं काम में हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, समझ नहीं आ रही है, तो आप कह दीजिए आई एम लूजिंग माई पेशेंस नाउ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार। गेटिंग माई पॉइंट। तो जब आप किसी को इस प्रकार का एक्सप्रेशन बोलते हुए सुन चुके होंगे तो ये याद आएंगे आपको। आप कह दीजिए आई हैव रीच्ड माई ब्रेकिंग पॉइंट। अब आपसे अगर कोई बर्दाश्त नहीं हो रही है, व्हेन यू अबाउट टू गिव अप, हार मानने वाले हैं अब आप, एंड व्हेन यू आर टायर्ड, व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड, तो ये एक्सप्रेशंस हैं आई हैव रीच्ड माई ब्रेकिंग पॉइंट, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, राइट। दीज किड्स आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स, प्लूरल कह देंगे बिकॉज किड्स यूज कर लिया, सो दीज किड्स आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स, आई हैव रीच्ड माई ब्रेकिंग पॉइंट, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो नेचुरल साउंड करेगा, हिंदी नहीं मिलानी है, राइट। सो आई हैव हैड इनफ ऑफ इट, आई हैव हैड इनफ ऑफ इट। सीधी सी बात है कि भैया बर्दाश्त नहीं हो रहा, कहिए आई कांट टॉलरेट देम एनी मोर। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, आई कांट टॉलरेट देम एनी मोर। मिला के वही वर्ड्स भी, वोकेबलरी की जहाँ तक बात है 1500-1600 वर्ड्स है,
हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इतने ही बोले जाते हैं, इससे ज़्यादा वर्ड्स फिर यूज़ करे तो कोई करता रहे ज़बरदस्ती का मिला मिला करके, बहुत ज़्यादा उसको इफेक्टिव या इम्प्रेसिव बनाने के लिए, लेकिन जो कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स हैं वो 1500-1600 ही होते हैं। तो आई हैव हैड इनफ ऑफ देम, आई कांट टॉलरेट देम एनी मोर, या फिर आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस कह दिया, तब भी बात वही है, बच्चों के व्यवहार की बात हो रही है। आई हैव हैड इनफ ऑफ देम, यानी इनसे अब मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, मन भर गया। या कह दीजिए आई कांट स्टैंड देम एनी मोर, आई कांट स्टैंड देम एनी मोर। स्टैंड का मतलब भी हो जाता है जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आई कांट स्टैंड हिज बिहेवियर, आई कांट स्टैंड हिम। एक नज़र नहीं भाता कोई व्यक्ति उस संदर्भ में, मतलब कि नापसंद है, यू डिसलाइक समवन, यू कांट स्टैंड, राइट। पति, बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर परेशान नहीं करेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर परेशान नहीं करेंगे। सो वेल वंस दे ग्रो अप दे विल नॉट बॉदर यू एनी मोर। देखिए इसके अंदर रहा क्या, समझने की चीज़ें यही होती हैं, ग्रामर जिसको कहते हैं ग्रामर। इसमें एक्सप्रेशन पूरी भावना भरी गई है कुछ वर्ड्स लगा करके। वंस दे ग्रो अप, पहले वाला सेंटेंस के देखो ऊपर का, बड़े हो जाएंगे फिर परेशान नहीं करेंगे, छोटी सी ग्रामर, ये चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होंगी, 15 दिन में आ जाएगा समझ। पहला वाला सेंटेंस न्यूट्रल कर दिया है, वंस दे ग्रो अप। अगले वाले में विल लगा देंगे, जैसे दिल्ली आऊँगा तो मैं तुमसे मिलूंगा, इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, राइट। तो पहला न्यूट्रल कर देते हैं, ये बेसिक सी चीज़ है, राइट। सो वंस दे ग्रो अप दे विल नॉट बॉदर यू एनी मोर लगा करके हमने कह दिया कि अभी बर्दाश्त कर लो फिर नहीं करेंगे, यानी अभी तो कर रहे हैं, राइट। देखो वंस दे ग्रो अप दे विल नॉट बॉदर यू, इतना कह के आप छोड़ दीजिए तब भी चला जाएगा, लेकिन एनी मोर लगा करके आपने पूरा वो भाव भर दिया जो आप कहना चाह रहे हैं एक्चुअल में, कि कुछ दिन की बात है, दे वॉन्ट बॉदर यू एनी मोर, और परेशान नहीं करेंगे फिर, राइट। यही भावनाएं हम भरते नहीं है, हम ग्रामर के रूल लगा रहे हैं, वो नहीं लगाने हैं। कह दीजिए गिव इट टाइम, गिव इट सम टाइम, यानी थोड़ा समय दो, दे विल ग्रो अप एंड स्टॉप कॉजिंग ट्रबल, स्टॉप कॉजिंग ट्रबल। लेकिन तब तक तो शायद मैं जिंदा ही ना बचूं, अब ये एक्सप्रेशन है, पत्नी ने कहा है कि तब तक तो शायद मैं जिंदा भी ना बचूं, बिकॉज दीज किड्स आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स नाउ, आई कांट हैव इट एनी मोर, राइट। अब तो तब तक तो शायद मैं जिंदा भी ना बचूं, कहिए बाय देन आई माइट नॉट इवन बी अलाइव, बाय देन आई माइट नॉट इवन बी अलाइव। बाय देन पता है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस समय तक। बाय देन आई माइट नॉट इवन बी अलाइव, तब तक शायद मैं जिंदा भी ना रहूं, माइट लगा करके फ्यूचर की संभावना जताई है, राइट। एक और तरीके से कह दीजिए एट दिस रेट आई डोंट थिंक आई सर्वाइव दैट लॉन्ग, एट इस हिसाब से, तो एट दिस रेट का मतलब हो गया इस हिसाब से, तो राइट, इस हिसाब से तो आई डोंट थिंक आई सर्वाइव दैट लॉन्ग, मुझे नहीं लगता कि इतने दिन में जिंदा रह पाऊंगी, इस हिसाब से, राइट। आई डाउट आई मेक इट दैट फार, ये एक्सप्रेशंस हैं कि पता, मुझे लगता नहीं कि आई मेक इट दैट फार। ये कुल मिला करके जब 10-12 सिचुएशंस में और सुन लेंगे तो पता चल जाएगा कि भैया इस तरीके से बोल दिया जाता है। आई डाउट आई मेक इट दैट फार, फार का मतलब दूर दार से नहीं है, कि दूर जाने की बात नहीं हो रही है। हाउ फार मतलब कि हाउ फार विल यू गो, यानी क्या क्या कर सकते हो। तो बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ होते हैं ये वर्ड्स, अलग अलग सिचुएशंस में ही सुनने पड़ेंगे। वैसे करा क्या है इन्होंने, अब पति ने पूछ लिया कि भाई ऐसे करा क्या है इन्होंने। नाउ वाइफ साउंड्स रियली एग्जॉस्टेड, अब वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान दुखी लग रही है। सो आई डाउट आई मेक इट दैट फार, मुझे नहीं लगता कि भाई तब तक जिंदा बचूंगी। तो पति ने कहा वैसे करा क्या इन्होंने। सो एनीवे व्हाट डिड दे डू दिस टाइम, व्हाट डिड दे डू दिस टाइम। इक्का दुक्का सेंटेंस होता है जो मैच कर जाता है हिंदी से इंग्लिश में, ये एक्सेप्शंस होते हैं, राइट। नाउ सो व्हाट एग्जैक्टली हैव दे डन नाउ, व्हाट एग्जैक्टली हैव दे डन नाउ। एक और सेंटेंस है उसके बाद में, मैं अभी सफाई करके हटी हूँ और इन्होंने बेड पर बिस्कुट का चूरा फैला दिया है। देखो मैं अभी सफाई करके हटी हूँ और इन्होंने बेड पर बिस्कुट का चूरा फैला दिया है। क्रम्स कह देते हैं उनको, जो थोड़ा बहुत जो चूरा कहते हैं उसको, राइट, हिंदी में क्रम्स कहलाते हैं। सो आई जस्ट फिनिश्ड क्लीनिंग, ये थोड़ी थोड़ी ग्रामर के पार्ट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना ग्रामर के बोला जाएगा। ये जो एक्सप्रेशंस बोल रहे हैं, राइट, इनकी ग्रामर भी होती है थोड़ी बहुत। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो बिना, जिनका मैच नहीं करा जा सकता, इसमें थोड़ी ग्रामर समझते हैं। सो आई जस्ट फिनिश्ड क्लीनिंग, मैंने अभी अभी क्लीनिंग फिनिश करी है। आई जस्ट फिनिश्ड क्लीनिंग एंड दे हैव ऑलरेडी स्कैटर्ड बिस्किट क्रम्स ऑल ओवर द बेड। ऑल ओवर पता है क्यों कह रहे हैं, पूरे बेड पर। ऑन द बेड भी कह सकते हैं, अगर कोई कंपलसरी रूल थोड़ी ना है। उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है ऑल ओवर द बेड कह करके कि पूरा बेड,
हर कोने कोने में फैला दिए हैं। या ऐसे कह दीजिए आई जस्ट फिनिश क्लीनिंग एंड दे हैव ऑलरेडी स्कैटर्ड बिस्किट क्रम्स ऑन द बेड, बेड पर फैला दिए हैं। सरफेस, तो सरफेस वगैरह से मतलब नहीं है, वो भावना है। अब यहाँ पे ऑल ओवर द बेड जब कह रहे हैं तो आई होप समझ में आ गया होगा कि उन्होंने उसको बड़ा चढ़ा के कहने की कोशिश करी है। एक और तरीके से बोलिए, आई लिटरली जस्ट क्लीन, मैंने अभी अभी सफाई करी है। आई जस्ट फिनिश्ड क्लीनिंग, आई लिटरली जस्ट क्लीन्ड। ये समझना ही पड़ेगा सुन सुन के ही कि किस तरीके से बोल दिया जाता है, कोई ग्रामर है ही नहीं, राइट। सो आई लिटरली जस्ट क्लीन एंड दीज किड्स हैव मेस्ड अप द बेड, खराब कर दिया बेड फिर से। दीज किड्स हैव मेस्ड अप द बेड, फिर से बेड खराब कर दिया विद बिस्किट क्रम्स अगेन, यानी दोबारा से बिस्किट क्रम से फैला दिया है। तो कुछ कुछ सेंटेंसेस में अपना ग्रामर लगाएंगे, कुछ कुछ सेंटेंसेस सुन रखे होंगे बच्चों ने क्या करा, अभी बिगाड़ा ही तो है, तो मेसअप कर दिया है, राइट। दे मेस्ड अप द बेड, उन्होंने बेड खराब कर दिया है, राइट। दे हैव स्प्रेड ब्रेड क्रम्स ओवर द बेड, दे हैव स्प्रेड बिस्किट क्रम्स ओवर द बेड। तो ओवर द बेड कहीं ना कहीं सुन रखा होगा तो एग्जैक्टली याद आने लग जाएगा। थोड़ी ग्रामर, थोड़ा रेडीमेड स्ट्रक्चर, थोड़ा रेडीमेड फ्रेज, वो मिक्स करके सेंटेंस बनता है हमारा। नाउ अब सारा चूरा झाड़ू से बाहर तक ले जाना पड़ेगा। अब देखिए पहले एक्सप्रेशन बोलेंगे और इसमें ग्रामर भी लगाएंगे थोड़ी सी। सारा चूरा झाड़ू से बाहर तक ले जाना पड़ेगा, यानी कमरे से उसको खिसकाते खिसकाते झाड़ू से बाहर तक लेकर के जाना है। उस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे और वो एक्शन समझ जाएंगे तो मैं दिल्ली से यहाँ तक आया, समझ आएगा। देखो, now I have to sweep all the crumbs outside, I have to sweep all the crumbs outside। बिल्कुल सिंपल कह दिया, इसका मतलब ये सीधा सा सिंपल समझ में आ रहा है। I have to sweep, मुझे झाड़ू से लेकर के जाना है, all the crumbs outside, बाहर करने, झाड़ू लगा करके कह दिया। आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, अंग्रेजी ये कहता है, राइट। या फिर I've got to clean this mess all over again, all over again, ओवर लगा करके भी आपने कहा जहां जहां है और जहां जहां ले जाते हुए भी उस एक्शंस को समझिए, इमेजिन करिए ना। आई हैव टू क्लीन दिस मेस ऑल ओवर अगेन, पूरा का पूरा फिर से मुझे सफाई करनी पड़ेगी। नाउ एक और तरीके से कहिए, आई हैव टू स्वीप दिस क्रम्स, आई हैव टू स्वीप दीज क्रम्स ऑल द वे आउटसाइड। यहाँ पर आपने कहा ऑल द वे आउटसाइड, तो आपने वो पूरा पूरा रास्ता बता दिया यहाँ पर कि यहाँ से लेके वहां तक मुझे झाड़ू से लेकर के जाने पड़ेंगे। सो आई हैव टू स्वीप दीज क्रम्स ऑल द वे आउटसाइड, बाहर तक, राइट। नाउ एक भी टुकड़ा रह गया तो बेड पे चींटियां हो जाएंगी। अगर एक भी टुकड़ा रह गया तो बेड पर चींटियां हो जाएंगे। सो इवन इफ वन क्रम्ब इज लेफ्ट, अगर एक भी रह गया, इवन इफ वन क्रम्ब इज लेफ्ट, ants विल इन्वेड द बेड, इकट्ठी हो जाएंगी। सो ants विल इन्वेड द बेड। इनको एक्चुअल में एंट्स कह देते हैं, लेकिन आंट्स कह देते हैं तब भी आपको समझ में आ ही रहा होगा, राइट। सो द एंट्स विल इन्वेड द बेड। या फिर कहिए इफ अ सिंगल क्रम्ब रिमेन्स द बेड विल बी फुल ऑफ एंट्स। तो घुमा के आपने बात वही कही, इन्वेड कह दिया तो कब्जा कर लेंगी, आ जाएंगी, छा जाएंगी, राइट। या फिर नॉर्मल कह दीजिए द बेड विल बी फुल ऑफ एंट्स, राइट। अब मैं ये कहूँ कमरे में बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, कमरे में बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, तो लोग भरे हुए का क्या ट्रांसलेशन है? मैं सिंपल कहूंगा ना, द रूम इज फुल ऑफ पीपल, द रूम इज फुल ऑफ पीपल, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द रूम। तो इमेज को डिस्क्राइब करेंगे, यू विल फाइंड इट वेरी इजी। अपने आप हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं बाय ट्रांसलेटिंग एंड बाय यूजिंग आवर हिंदी वर्ड्स इनटू आवर इंग्लिश सेंटेंसेस। अब देखिए हिंदी का एक्सप्रेशन है, मुझे भूख की वजह से कमजोरी महसूस हो रही है।